बैगन। आ चुका हूँ हस्तिनापुर, और ये है हस्तिनापुर की आर्कियोलॉजिस्ट साइट, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खुदाई करके कुछ प्रमाण निकाले हैं और उसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद जो अवशेष निकले हैं उसको दिल्ली भेज दिया है। यहाँ पर खुदाई की गई थी और कार्बन डेटिंग के बाद पता चला है कि यहाँ पर कुछ बर्तन और कुछ सामान निकले हैं जो लगभग 5000 साल पुराने ही हैं। तो जो लोग इसको मिथ मानते हैं कि महाभारत टाइम एक मिथ हो सकता है, तो एक्चुअली में वो मिथ ना होकर सच्चाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर रिसर्च हुए, और यहाँ अंदर जाना अलाउड इसलिए नहीं है ताकि यहाँ पर जो भी अभी रिमेन्स बचे हैं उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए कोई। थोड़ी और आगे जाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एरिया है, उसके बाद अपर सरफेस है, कुछ रूम टाइप का आपको दिखेगा। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा साइट यहाँ पर हो सकती है। ये पूरा आर्कियोलॉजिस्ट पार्क है और यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी ही 10 से 15 साइट होने के चांसेस हैं, लेकिन हाल फिलहाल में सिर्फ यहाँ पर यही प्रेजेंट है। लोग यहाँ पर आते जाते ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप आओ तो प्लीज़ एक बार ज़रूर इसको विज़िट करें। इसके अलावा इस साइट पे, इस पार्क में एक द्रौपदी का कुआं भी मौजूद है उस साइट पे, उसको भी हम देखेंगे एक बार और देखेंगे कि उसको एक्चुअली में द्रौपदी का कुआं बोलते क्यों। आइए। पौराणिक काल और कुरु किंगडम में इतना फेमस होने के बाद भी हस्तिनापुर को लोग आज इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि बोला जाता है कि द्रौपदी ने इस जगह को श्राप दिया था, ये बोल के कि जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं हो सकता वहाँ उस जगह का नाम फ्यूचर में जाके पूरी तरह मिट जाएगा। और उसी के नाम पे जो मेरे पीछे कुआं है वो पड़ा हुआ है, इस कुएं को बोलते हैं द्रौपदी कुआं। और आसपास के लोगों ने बताया कि जो इसके पानी से नहाता है उसकी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप इस कुएं की तरफ देखो तो ये कुआं तो पूरी तरह लॉक है, इसके अंदर का पानी साफ तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है और बहुत डीप डाउन थोड़ा सा पानी मौजूद है और पानी निकालने का भी कोई रास्ता है नहीं। चलिए इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। चलो अब हम आ गए हैं श्री पांडेश्वर महादेव मंदिर में, और बोला जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने स्थापित किया था। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया था। ये भी एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और देखते हैं अंदर से मंदिर कैसा दिखता है। अब हम आ गए हैं हस्तिनापुर में श्री कर्ण मंदिर के पास, और यहाँ पर बोर्ड पे भी लिख रखा है कि यही वो स्थान है जहाँ पर कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान किए थे इंद्रदेव को, और यहीं पर ही वो गंगा में स्नान करने के बाद प्रतिदिन दान किया करते थे। आज आसपास में दूर दूर तक यहाँ आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, लेकिन उस टाइम पे गंगा तट यहाँ तक हुआ करता था, और इतना ऐतिहासिक मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पर ज़्यादा कोई लोग नहीं आते हैं आज। चलिए इस मंदिर के अंदर जाके देखते हैं कैसा।
देखिए, हस्तिनापुर सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं लेकिन जैनिज्म में भी बहुत ज़्यादा फेमस है और पॉपुलर है, क्योंकि जैनिज्म के 24 गुरुओं में से 3 गुरुओं का जन्म स्थान है ये। इसलिए अगर आप कभी हस्तिनापुर आएँ तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जैन मंदिर भी दिखेंगे। उनमें से एक जैन मंदिर है ये। आइए अंदर चल के देखते हैं जैन मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। रोटेट कर दो भाई, पूरा दिखा दो। और ये है एक और जैन मंदिर। अब आज के टाइम में यहाँ पर हिंदू मंदिर से ज़्यादा जैन टेम्पल्स आपको हस्तिनापुर में देखने के लिए मिलेंगे। हिंदू टेम्पल्स यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 है, उसके अलावा सारे यहाँ पर सिर्फ जैन टेम्पल्स है, वो भी बहुत सुंदर, जिनमें से एक ही है। तो अब हम आ गए हैं हमारी हस्तिनापुर की जर्नी के एंड में। तो यहाँ पर मेरे पीछे इस तरफ है गंग नहर। ये गंग नहर मेन गंगा से ही निकलती है और मेन गंगा यहाँ से लगभग हाल फिलहाल में 10 किलोमीटर दूर है, जो कि एक टाइम में बिल्कुल पास में ही हुआ करती थी। महाभारत में ये मेंशन है कि इसी गंगा नदी की वजह से यहाँ पर बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से हस्तिनापुर पूरा तबाह हो गया था और उसके बाद ये कैपिटल चेंज करके कौशाम्बी शिफ्ट कर दी गई थी लास्ट कुरु डायनेस्टी के रूलर के थ्रू। आज यहाँ पर महाभारत टाइम के कुछ ही अवशेष मिलते हैं। इसी के साथ ये हिस्टोरिकल विजिट हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और ट्राई करेंगे ऐसी और जगह पे जाने की और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की। थैंक यू।